अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश राज्य विशेष से ये प्रश्न है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य विशेष से अभी हाल ही में एक दिन पहले आज भी न्यूज़ चल रही है कि क्या मध्य प्रदेश में टिड्डियों का अटैक हुआ है। कुछ ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश में जहां पे लोकस्ट या टिड्डियों का अटैक हुआ है, तो इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी आज करने वाले हैं, लोकस्ट और टिड्डियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 6 बड़े दलों का पता चला है, टिड्डियों के 6 बड़े दलों का पता चला है। कहाँ पे? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और ये राजस्थान से नीमच है, नीमच होते हुए एमपी के मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और हरदा जिले में पहुंची हैं। और बहुत एक देखा जाए तो जो हमारी फसल है तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर ये नष्ट कर रही हैं। तो पूरी आप जानते हैं टिड्डियां जो होती हैं क्या है, पूरी फसल को, यदि किसी फसल में आ गई तो पूरी फसल को मिनटों में चट कर जाती हैं। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं लॉकडाउन में, जहां पहले से ही उनके लिए समस्याएं थी, और टिड्डियों की एक बड़ी समस्या उनके लिए निश्चित रूप से उनकी समस्याओं को बढ़ा देगी। लेकिन राहत की बात यह है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारे यहाँ फसल चक्र चलता है उसके अनुसार खेतों में उतनी मात्रा में फसलें नहीं हैं, जिससे नुकसान की संभावना उस हिसाब से उस अनुपात में कम है। लेकिन फिर भी जो भी फसलें हैं उनको निश्चित रूप में ये नुकसान कर रही हैं। किन जिलों में? याद रखिएगा जिलों का नाम, ये हो गया मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और हरदा, मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में इनका आतंक देखा जा रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं हम। आप जानते हैं पूर्व के दिनों में एक देश है सोमालिया, अफ्रीका का, पूर्वी अफ्रीका का देश है सोमालिया, और हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और सोमालिया ने आपातकाल घोषित किया था। क्यों घोषित किया था? इन्हीं टिड्डियों के प्रकोप के चलते इन दोनों देशों ने आपातकाल घोषित किया था, और इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है बुरी तरह प्रभावित हुई थी उस समय के दौरान। बात आती है कि ये टिड्डियों का एकाएक जो है प्रकोप यहाँ पे बढ़ क्यों गया, क्यों बढ़ गया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप जानते हैं कि वर्ष 2018 में एक चक्रवात आया था, नाम था मकानू चक्रवात। और मेरा आपसे प्रश्न है, मैंने बताया भी है कि मकानू चक्रवात में राहत के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो तो बात की बात होगी। अब क्या है कि वर्ष 2018 में जो मकानू चक्रवात आया था, कहाँ पे आया था? ये गल्फ रीजन में आया था। ठीक है, मैंने बताया है कहाँ पे आया था, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यही तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, कहाँ पे आया था और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो मकानू जो चक्रवात आया था इससे क्या हो गया था कि अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो गई थी। कहां पे? डेजर्ट में, जो डेजर्ट जो सैंड है वो नम हो गई थी, जिसके कारण डेजर्ट जो लोकस्ट हैं उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो गई थी, और बहुत भारी संख्या में उनका एक प्रकार से देखें तो फैलाव हुआ था। कब? मकानू चक्रवात के समय में। और जब मकानू चक्रवात के समय में फैलाव हुआ, जो वहां की डस्ट थी वो नमी ग्रहण की, जिससे वहां पे उनको अनुकूल माहौल बना और उनका जो है विकास हुआ। तो इसके बाद भी गल्फ रीजन में लगातार चक्रवात आते रहे, लगातार 6 महीने वर्ष भर में कम से कम 2 से 3 चक्रवात आते रहे। भले ही प्रभाव ज़्यादा ना हो, लेकिन कुछ सीमित क्षेत्रों में इन चक्रवातों का प्रभाव रहता था, जिससे वहाँ की जो डस्ट सैंड होती थी वो नमी ग्रहण कर लेती थी और टिड्डियों के लिए अनुकूल वातावरण वहाँ पे तैयार हो जाता था। जिससे क्या हुआ, 2018 से लगातार 2019 के लास्ट तक इनका एक प्रकार से संख्या इनकी बढ़ती गई, और वर्तमान समय में जब सोमालिया और पाकिस्तान ने आपातकाल घोषित किया था उस समय इनकी संख्या जो है चरम पर थी। अब सोमालिया और पाकिस्तान ने आपात घोषित किया था, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। और देखा जाए कि इनकी ओरिजिन की कंट्री कौन सी है, कहाँ पे इनका जो है जन्म होता था, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, तो वो गल्फ के क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? इसमें सऊदी अरबिया था, यमन था, ओमान था और कतर। इन 4 देशों में जब चक्रवात आते थे, जैसा मकानू आया था, तो इन 4 देशों में नमी की मात्रा बढ़ गई थी, जो सैंड होती है वहाँ पे नमी की मात्रा बढ़ गई थी। बाद के जो चक्रवात आए वहाँ भी, क्योंकि ये जो टिड्डियाँ हैं ये इनको बोला जाता है डेजर्ट लोकस्ट, तो ये इनका जो उत्पत्ति है वो डेजर्ट से ही हुई है, और कहाँ से? गल्फ से हुई है। तो एक प्रकार से कैसे 2018 से इनका क्रम बना और लगातार ये क्रम चलता रहा। वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में आप जानते हैं कि पूर्वी अफ्रीका के प्रमुख देश आप देख लो, सोमालिया हो गया, कीनिया हो गया, मिस्र हो गया, ये बुरी तरह से टिड्डियों के अटैक से प्रभावित हैं, और इनकी कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही बदहाल स्थिति में है, बहुत ही संक्रमण के दौर से गुजर रही है। तो यहाँ पे ये समस्या देखने को मिल रही है। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, ये लेटेस्ट है। क्यों लेटेस्ट है? क्योंकि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 76
मिलियन डॉलर का जो है ऋण दिया है। 76 से इन्होंने बोला है कि 76 से 153 जितनी भी आवश्यकता होगी मिनिमम 76 मिलियन डॉलर का ऋण इन्होंने दिया है। क्यों दिया है कि इनसे काबू पाने के लिए, इनको किस प्रकार से काबू पाया जाए उसकी योजनाएं, परियोजनाओं के लिए। और वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में घोषणा किया कि 50 करोड़ डॉलर का ऋण देगा, सहायता देगा। ऋण की बात नहीं हो रही है, सहायता की बात हो रही है। तो 50 करोड़ डॉलर की सहायता किसको दे रहा है वर्ल्ड बैंक? अफ्रीका को दे रहा है और मध्य पूर्व के देशों को दे रहा है, जिससे इन पर काबू पाया जाए और इनका प्रसार जो है वैश्विक स्तर पर ना हो सके। भारत की स्थिति देखें तो भारत ने कल ही बोला था, भारत सरकार ने कल ही बोला था एक वक्तव्य के माध्यम से कि ईरान और पाकिस्तान यदि साथ दे तो हम तीनों मिलकर इन पे काम करेंगे, क्योंकि इनका जो फैलाव है कहाँ से होता है, क्योंकि गल्फ से आते हैं तो ये ईरान होते हुए ये पाकिस्तान आते हैं और फिर पाकिस्तान से भारत में आते हैं। तो निश्चित रूप में यदि ये तीनों देश साथ आते हैं तो निश्चित रूप से भारत में इनके प्रभाव को रोका जा सकता है और भारत के अतिरिक्त ईरान और पाकिस्तान में भी प्रभाव को इनके रोका जा सकता है। भारत सरकार ने यहाँ पे क्या प्रारंभ कर दिया है कि जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, जो पाकिस्तान से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ पर लगातार कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। और यही प्रपोजल भारत सरकार ने पाकिस्तान को भी दिया था कि आपका जो भी कीटनाशक का जो भी छिड़काव किया जाएगा उसका खर्च भारत सरकार वहन करेगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि ईरान ने इसमें सहमति जताई है। निश्चित रूप में इसमें सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि इससे प्रभावित धीरे धीरे जब इनका फैलाव होगा और जब आप जानते हैं कि अब मानसून का समय आ रहा है, मानसून का काल आ रहा है अपने यहाँ, तो निश्चित रूप से यदि बारिश तक इनका लगातार इसी तरह से प्रकोप रहा तो बारिश के बाद इनका जो है प्रकोप, इनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी। जब इनकी अनुकूल मौसम इनको होगा तो इनके फैलने का, इनके विस्तार का, इनके जन्म लेने का और सारा कुछ इनके अनुकूल जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या बनकर ये उभरेंगे। आवश्यकता क्या है कि वर्तमान समय में अभी मानसून भारत से लगभग देखा जाए तो 20 दिन 25 दिन दूर है। तो 20-25 दिनों के अंतराल पे यदि हम कीटनाशकों का बेहतर छिड़काव करते हैं और पाकिस्तान और ईरान के समन्वय के माध्यम से बेहतर इनको प्रयास किया जाता है रोकने का, तो निश्चित रूप में सफलता मिल सकती है। अन्यथा यह समस्या बहुत ही विकराल रूप में बढ़ने वाली है और इससे संबंधित जो भी देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, निश्चित रूप से उनको आने वाले समय में समस्या देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ एक बेहतर, क्या इसको समझाया कैसे जाए, बेहतर इस पर अपना व्यू कैसे बना सकते हैं वो बताने में सफल रहा हूं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगता है ऑडियो आर्टिकल तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।